हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ा है। तो इस उपकरण की रचना और क्रियाविधि थ्योरेटिकल पार्ट है। हम ध्यान से उसको 2-3 बार बोल देंगे। आप में से जो लोग चाहेंगे उसे पॉज करके या रोक रोक करके वीडियो नोट करना चाहें नोट कर लेंगे या ध्यान से सुन लेंगे। तो मीटर सेतु क्या है? पहली बात तो ये कि ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है और इस उपकरण में जो तार प्रयुक्त होता है, जैसे यहाँ हमने दिखाया है जो AC है ना, यहाँ से यहाँ तक चित्र में अभी बात कर लेते हैं उस पर। उसकी लंबाई 1 मीटर होती है, इसलिए इसको मीटर सेतु कहते हैं। तो मीटर सेतु दो नाम है, एक मीटर एक सेतु। सेतु शब्द हम लोगों ने लिया है व्हीटस्टोन सेतु से। क्यों? क्योंकि यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और मीटर नाम क्यों है इसमें? क्योंकि इसमें जो तार प्रयोग में लाया जाता है उस तार की लंबाई 1 मीटर होती है। और इस उपकरण का उपयोग किसी कोई प्रतिरोधक है जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात नहीं है, तो उस अज्ञात प्रतिरोध के मान की गणना करने में प्रयोग में लाया जाता है। एक चीज़ हम लोग जब व्हीटस्टोन सेतु पढ़ रहे थे तो ध्यान देना था, शायद हमने आपको ध्यान नहीं दिलाया था कि व्हीटस्टोन सेतु अधिकतम सुग्राही तब होता है जब उसकी चारों भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के मान लगभग एक ही कोटि के होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? P, Q, R, S, ये मान लो 4 प्रतिरोध एक चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश लगे हुए हैं। अगर इन चारों के मान लगभग एक ही कोटि के हों, जैसे मान लो कि 1 ओम से 10 ओम के बीच में ही लगभग सभी के मान हैं, है ना, तो हो गया कि सब एक कोट के हैं। अभी इसी में ये होता कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 500 ओम है, ये 1000 ओम है, तो फिर एक कोटि कहाँ हुई? ये 2 और 4 की रेंज की हैं, ये 500 और 1000 ओम की कोटि की हैं। तो उस स्थिति में हमारा सेतु बहुत सुग्राही नहीं रहेगा, यानी तब P/Q बराबर R/S का बहुत अच्छे से पालन नहीं होगा, थोड़ा सा उससे विचलन दिखेगा। व्हीटस्टोन सेतु के इस उपयोग में, मीटर सेतु के प्रयोग में, हम लोग एक बार इस उपकरण के बारे में ध्यान से देख लेते हैं। इसमें प्रयोग भी है 12वें में, खास तौर पे एक तो मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार के पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात करना और फिर प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करना। एक तो यह प्रयोग है। दूसरा हम लोग प्रयोगशाला में कई बार करते हैं कि मीटर सेतु का उपयोग करते हुए प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन नियम का सत्यापन करते हैं कि श्रेणी क्रम में R1 और R2 प्रतिरोध हमने जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध R1 + R2 होगा। समांतर क्रम में जोड़े तो ठीक है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, है ना, या R बराबर R1 × R2 बटे R1 + R2। तो आते हैं उपकरण की रचना पर। यहाँ आप ध्यान दो, तो सब मीटर सेतु में सबसे पहले मीटर से शुरू करते हैं। ये देखो A से लेकर के B से होते हुए C तक, यहाँ जो एक पेंच ये लगा है, एक पेंच ये लगा है, इस पेंच के बीच में ये जो तार लगा हुआ है ना, ये मीटर सेतु का तार है। आमतौर पर मैंगनीन या कांस्टेंटन मिश्र धातुएं हैं, इनका बना हुआ तार होता है। एक समान मोटाई सब जगह रहती है कि हम लोगों को एक सूत्र जैसे पता है ना, R बराबर रो L/A। तो अगर एक समान मोटाई है तो A का मान नियत रहेगा तार के किसी भी स्थान के लिए। रो उसके पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध है, तो वो भी ठीक है। जब पदार्थ वही है तो पूरे तार में हर जगह रो का मान वही है, यानी तब हम प्रतिरोध को सीधे लंबाई के अनुक्रमानुपाती कह लेंगे कि R ∝ L। क्यों? R बराबर रो L/A में रो भी नियत, A भी नियत, तो सीधे केवल L के बदलने के हिसाब से R का मान बदलेगा। तो इस रचना में समझ लो, पहले हमारे पास ये 1, 2 और ये 3 पत्तियां होती हैं। एक 3 किनारे वाली 2 पत्तियों के पेंचों के बीच में 1 मीटर लंबाई का एक तार सीधा कसा हुआ रहता है, तना रहता है, बंधा रहता है इनके बीच में। और देखो फिर यहाँ हमारे पास 2 रिक्त स्थान हैं, जैसे एक पहली पत्ती, दूसरी पत्ती, तीसरी पत्ती आमतौर पे चालक पदार्थ की बनी होती है। स्टील या तांबे की रहे तो अच्छा है, तो उसकी बनी हुई रहती है। एक ये हमारा रिक्त स्थान है, एक हमारा ये रिक्त स्थान है। कॉपी पर अपने या बोर्ड पर देखें तो ये हमारा बाईं तरफ है, ये हमारा दाहिनी तरफ है। अगर जैसा हमने चित्र बनाया है उस हिसाब से मान के चलें कि हमने बाएं वाले स्थान में, बाएं वाले रिक्त स्थान में, क्योंकि देखो ये और ये चालक नहीं जुड़े हैं ना,
बाएं रिक्त स्थान में अगर हम एक प्रतिरोध बाक्स लगाते हैं, रेजिस्टेंस बाक्स, और दाहिने वाले रिक्त स्थान में हम एक अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो तब फिर हमारा सूत्र किस रूप में रहेगा? तब हमारा सूत्र देखो, और उस स्थिति में अगर ये बीच वाली पत्ती में जो बिंदु है यहाँ से गैल्वेनोमीटर से होकर के जॉकी यानी विसर्पी कुंजी है जहाँ समझ लो तार जुड़ा हुआ है, और उसको हम इस मीटर सेतु के तार के अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श करा सकते हैं। तो अलग अलग जगह स्पर्श कराएंगे, गैल्वेनोमीटर का विक्षेप चेक करते चलेंगे। कोई एक स्थिति मान लो बी ऐसी मिली जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं हुआ, कब? जब ए और सी के बीच में हमने एक सेल भी जोड़ रखी है तब भी, है ना। तो उस स्थिति में ये सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। और फिर ए और बी के बीच के जो तार की लंबाई है, इस तार का जो प्रतिरोध होगा उसको आप इस प्रकार लिख सकते हो। अच्छा, व्हीटस्टोन सेतु से चित्र की अगर तुलना करो तो व्हीटस्टोन सेतु में हम लोग ऐसे इस तरह का चित्र अगर बनाए थे, ए और बी के बीच में पी प्रतिरोध, ठीक है, ए और बी के बीच के तार की जो लंबाई, तार जो होगा इसका प्रतिरोध पी प्रतिरोध की तरह काम करेगा। बी और सी के बीच में क्यू, बी और सी के बीच में यानी इस शेष बचे तार की 100 - L सेंटीमीटर के तार की लंबाई वाले तार का जो प्रतिरोध होगा वो हमारा क्यू होगा, ठीक है। फिर आप ध्यान दो, पी और आर समांतर क्रम में है ना, यहाँ से जब धारा आई होगी ए से तो दो रास्ते मिले होंगे। एक रास्ते के लिए वो प्रतिरोध बाक्स की तरफ चली गई थी और दूसरे रास्ते के लिए इस तार की तरफ बढ़ गई है, यानी ए बी लंबाई वाला तार और प्रतिरोध बाक्स, जिससे हम ज्ञात मात्रा में प्रतिरोध लगाते हैं परिपथ में। प्रतिरोध बाक्स का मतलब एक ऐसा बाक्स जिससे हम ज्ञात परिमाण का प्रतिरोध परिपथ में लगाते हैं, और ये प्रयोग का हिस्सा है तो उसके डिटेल में हम लोग अभी नहीं चल रहे कि प्रतिरोध बाक्स कैसे काम करता है। बस केवल इतना कि इससे हम ज्ञात परिमाण का प्रतिरोध परिपथ में लगाते हैं। जो कुंजी निकालेंगे उसके बगल में जो लिखा रहता है वह उतने ओम का या उतनी मात्रा का प्रतिरोध परिपथ में लगाएगा। और यस अज्ञात प्रतिरोध है, तो ठीक है, यहाँ ये आर ए डी भुजा में हो गया, तो ए और डी के बीच में ये आर लगा है, और डी और सी हमारा यहाँ है और डी यहाँ है, इनके बीच में हमारा ये अज्ञात प्रतिरोध लगा है जिसे हमें निकालना है। तो ये तो उपकरण की रचना हुई। मान लो आपको मीटर सेतु के बारे में लिखना रहे तो ना, अब उतनी पूरी कहानी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, संक्षेप में एक बार फिर से दोहरा दें इसकी रचना में। इसकी रचना में क्या है? सबसे पहले तो मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा एक तार होता है। यह मिश्र धातु मैंगनीन या कांस्टेंटन का बना होता है। इस तार के सिरों के बीच में एक सेल लगी होती है, मतलब एक सेल कुंजी से होकर के एक सेल हमने तार के एक सिरे से जोड़ी और सेल के दूसरे सिरे से तार का दूसरा सिरा जोड़ा, ठीक। फिर मान लो ऊपर फिर 2 रिक्त स्थान हमारे पास होते हैं पत्तियों में, एक ये पत्ती है, एक ये चालक की पत्ती है और तीसरी ये चालक की पत्ती है। तो बाएं रिक्त स्थान में मान लो हमने प्रतिरोध बाक्स लगाया है जिसकी सहायता से हम ज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं, और दाहिने रिक्त स्थान में आपने अज्ञात प्रतिरोध लगाया है, प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो ये तो हो गई इसकी रचना। और इसमें भी क्या करेंगे, बीच वाली पत्ती का जो बीच का पेंच होता है उसको गैल्वेनोमीटर से होते हुए एक जॉकी या विसर्पी कुंजी के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, और इस विसर्पी कुंजी को है ना मीटर सेतु के तार के भिन्न भिन्न स्थानों पर हम स्पर्श करा सकते हैं, यह देखने के लिए कि अविक्षेप बिंदु कहाँ प्राप्त हो रहा है। तो ये तो इसकी रचना हो गई। क्रियाविधि क्या है? क्रियाविधि में यह है कि ठीक है, जब हम सेल को ए और सी के बीच में लगा के परिपथ पूरा करते हैं तो ठीक है, इसमें इससे होकर के मान लो धारा बह रही है, और जब कभी, चूंकि यह व्यवस्था हम लोग देखे थे अभी चित्र में कि व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था के तुल्य है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक संतुलन की स्थिति ऐसी भी मिलेगी, यहाँ की मतलब जिस बिंदु पर हम विसर्पी कुंजी स्पर्श करा रहे हैं वहाँ से तार के एक सिरे तक की जो लंबाई होगी, इस लंबाई के तार का जो प्रतिरोध होगा वो एक प्रतिरोध का कार्य करेगा, और विसर्पी कुंजी यानी अविक्षेप बिंदु की अगर हम बात करें तो यह अविक्षेप बिंदु नहीं भी मिला है जब भी हम ढूंढ रहे हैं, तो तार को जहां हमने स्पर्श कराया है जॉकी को या विसर्पी कुंजी को, वहां से मीटर सेतु के तार के दूसरे सिरे तक की लंबाई का जो प्रतिरोध होगा वो हमारे दूसरे प्रतिरोध यानी क्यू का काम करेगा। जब सेतु संतुलित नहीं होगा यानी P/Q बराबर R/S की स्थिति नहीं पूरा हो रही होगी, तो उस स्थिति में इस गैल्वेनोमीटर से धारा बहेगी। हो सकता है अविक्षेप अगर हमारा B पर आया है,
हम अगर यहाँ रहे होते तो गैल्वेनोमीटर में पता लगा धारा इधर है, तो इस अविच्छेद बिंदु के इधर कहीं स्पर्श कराने पर धारा इधर होगी। अब विसर्पी कुंजी को हम लोग मीटर सेतु के तार के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्पर्श कराते हुए अविच्छेद बिंदु की स्थिति ज्ञात करेंगे। और जब अविच्छेद बिंदु मिल जाएगा तो उस स्थिति में चूंकि इतनी तार की लंबाई L P है और यहाँ से B से C तक के तार की लंबाई Q है, उसकी लंबाई का जो प्रतिरोध है, सॉरी यहाँ हमने D लिख दिया था, BC है, B से C के बीच में, तो सीधे सीधे उन तार की जो लंबाइयों का अनुपात होगा वही उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा P/Q, क्योंकि इन दोनों को जब आप भाग दोगे तो रो और रो कट जाएंगे, दोनों उसी पदार्थ के हैं। A और A दोनों बटा में हैं, एक समान मोटाई का तार है वो कट जाएगा, तो सीधे बचेगा इतना, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, क्योंकि इसको अगर मीटर में लिख रहे होते तो फिर यहाँ 1 - L लिखते। और R/S के जब बराबर करेंगे तो हम ध्यान देंगे कि S बराबर इतना हमारा आएगा। तो इस प्रकार से हम मीटर सेतु की सहायता से इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं कि कितना प्रतिरोध है। अच्छा, एक दो बातें और जो ध्यान रखनी है, अगर हम प्रतिरोध बॉक्स और अज्ञात जो प्रतिरोधक तार लगा है इनकी स्थितियों को परस्पर बदल दें, यानी प्रतिरोधक तार हम बाएं वाले रिक्त स्थान में लगा दें और ये हम इस रिक्त स्थान में लगा दें, तब ये हमारा सूत्र बदल जाएगा। तब जो हमने L/100 - L लिखा है वो 100 यहाँ जो 100 - L ऊपर आया है, मतलब यहाँ भी बदल जाएगा 100 - L/L, और जब यहाँ बदल जाएगा तो यहाँ भी बदल जाएगा। तो जो हम लोग परंपरागत रूप से हरदम चित्र बनाते रहे हैं उस हिसाब से देखें तो हम प्रतिरोध बॉक्स को बाएं रिक्त स्थान में लगाएंगे, और बाई चांस अगर बदल दें तो ध्यान देना कि यहाँ अंश और हर बदल जाएंगे, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध की गणना में। क्योंकि A से देखो जुड़ा है ना, फिर A से जो जुड़ा है फिर R नहीं, यहाँ S आ जाएगा, तो P/Q बराबर S/R हो जाएगा, अगर आप उस रूप में कहो। फिलहाल तो ये मीटर सेतु की रचना और क्रियाविधि हुई और सिद्धांत हुआ कि किस तरह से ये कार्य करता है। सीमाएं अगर इसकी हम कहें तो पहले तो एक दिक्कत ये है कि कुछ न कुछ इनका भी प्रतिरोध पत्तियों का भी होता है, तो ये अपना कुछ मान ले लेंगे, कुछ प्रतिरोध ये भी परिपथ में लगाएंगे। बहुत छोटा मान अगर हमको ज्ञात कर, देखिए कुछ बड़े मान हैं और चारों लगभग एक कोटि के हैं, मध्यम कोटि के प्रतिरोध हैं, तब तो आप मीटर सेतु की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हो। पर अगर बहुत कम मात्रा का प्रतिरोध है, बहुत कम परिमाण का प्रतिरोध है, तो चूंकि उसको ज्ञात करते समय हम इन पत्तियों के प्रतिरोधों को उपेक्षणीय या नगण्य नहीं मान सकते हैं, तो उस स्थिति में फिर त्रुटि ज़्यादा आएगी, है ना। और दूसरा ये कि कोशिश हम ये करेंगे कि R का मान इस तरह से निकालें कि अविच्छेद बिंदु हमारा मध्य क्षेत्र के आसपास आए, बहुत एकदम किनारे ना आए कि पता लगा L का मान 2 सेंटीमीटर और 100 - L 98 सेंटीमीटर। क्यों? तब हमारे P और Q एक कोटि के नहीं हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चारों प्रतिरोध लगभग जब एक कोटि के होंगे उस समय व्हीटस्टोन सेतु अधिकतम सुग्राही होगा, और उस समय हम अच्छे से ज़्यादा कम त्रुटि के साथ प्रतिरोध के मान की गणना कर सकेंगे। तो ठीक है, इसमें थ्योरी ही थी, ध्यान से उम्मीद है आपने सुना होगा और ज़रूरत होने पर लिख लेंगे। हम लोग अभी इस पर एक या दो छोटे प्रश्न लगाते हैं तो समझ जाएंगे कि कैसे प्रश्नों को हल करना है। इसमें हम लोग एक प्रश्न देखते हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2020 में आया था। मीटर ब्रिज के प्रयोग में चित्रानुसार एक चित्र दिया हुआ है, अविक्षेप बिंदु D, यहाँ विक्षेप बिंदु मिला है, मीटर ब्रिज के तार पर सिरे A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। एक स्थिति में ऐसा हुआ कि यहाँ A वाले सिरे से जो अविच्छेद बिंदु है वो 40 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होता है। R1 प्रतिरोध यहाँ लगा है, ध्यान दीजिए प्रतिरोध बॉक्स में जो हम लोग सूत्र लिखते थे ना, S बराबर R × 100 - L/L, अगर इस लंबाई को हम L कहते थे तो ये हमारा प्रतिरोध बॉक्स वाला होता था और ये अज्ञात वाला होता था, ठीक, मतलब ये R होता था या S होता था, इधर L होता था और इधर 100 - L होता था। फिलहाल तो उसी हिसाब से देखेंगे। अब यदि यहाँ जो R1 प्रतिरोध लगा है के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, यानी अब बाद में ये मान R1 + 10 हो जाएगा, श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ जाएंगे, तब अविच्छेद बिंदु की दूरी A सिरे से 60 सेंटीमीटर हो जाती है। तो जब यहाँ R1 की जगह R1 + 10 ओम हो गया, तब ये अविच्छेद बिंदु जो A से D आया है 40 सेंटीमीटर पे ना, अब ये 60 पे पहुँच जाता है, अब इधर वाला 60 हो जाता है। हमें निकालना है कि R1 और R2 के मान क्या रहे होंगे। ठीक, पहली स्थिति में देखें
तो इधर वाले को अगर हम यल कह रहे हैं, ये 100 माइनस यल, तो पहली स्थिति के लिए मान लो हमने L1 कहा, तो L1 बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक, 100 माइनस L1 हमारा कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में से 40 घटाए तो 60 हो गया। अच्छा, R की जगह पर हमारा R1 लगा है, ठीक है, यस की जगह पर हमारा R2 लगा है। अब सूत्र यस बराबर R गुणा 100 माइनस यल सेंटीमीटर बटे यल सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे, पर ये ध्यान दिलाने के लिए कि यहाँ पर यल हमको सेंटीमीटर में लिखना है, हमने लिख लिया है अलग से, क्योंकि अगर इसे आप मीटर में लिखते हैं ना तो फिर दूसरा वाला या 1 माइनस यल मीटर हो जाता, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। नहीं, अगर यल मीटर में रखे हो तब 100 माइनस यल कर दिए तो गलत होगा। बाकी आर का मान ओम में होगा तो यस भी ओम में आएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये तो केवल एक अनुपात बनेगा। अब इस सूत्र में यल की जगह L1 हो गया, 100 माइनस L1 हो गया, मान हमने L1 और 100 माइनस L1 के मान पता है, सीधे मान रख दिए। ठीक, तो यस का मतलब R2, आर का मतलब R1, 100 माइनस L 60 सेंटीमीटर, 40, ये 60 बटे 40 हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए तो 20 से काट दिए तो 3/2, यानी R2 बराबर 3/2 R1। ठीक, एक समीकरण हुआ। दूसरी स्थिति में हम क्या कह रहे हैं कि इस R1 के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिए, तो अब जो R1 का नया वाला मान है ना, मान लो इसको हम R डैश कह रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा R1 प्लस 10 ओम। ये हमने लिखा है कि दूसरी स्थिति में जो R का मान है, मान लो उसको हमने R डैश कहा है, जो यस का मान है उसको हमने यस डैश कहा है, वो दूसरी स्थिति है ये जताने के लिए। और लंबाई जो अविच्छेद बिंदु की मिली है L2 वो 60 सेंटीमीटर है ए वाले सिरे से। अब ये अविच्छेद बिंदु 60 सेंटीमीटर दूर मिलता है, वो प्रश्न में दिया है, तो इस यहाँ फिर 100 माइनस L2 40 हो जाएगा। L2 का मतलब दूसरी वाली स्थिति में 100 माइनस L है ना, चाहे ये हो गया। R डैश का मान श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इतना हो गया। यस डैश R2 है, ठीक है, निकालना ही है। सूत्र हमारा वही मान हमने रखा, यानी डैश वाले दूसरी स्थिति के लिए कहें तो यस डैश बराबर R डैश, यल की जगह L2, मान सबके हमने रख दिया है। यस डैश का मान तो R2 है ही है, R डैश का मान R1 प्लस 10 है। 40 बटे 60 सेंटीमीटर कट गया, 2/3 बचा। अब R2 समीकरण 2 के लिहाज से इसके बराबर है, समीकरण 1 में R2 इसके बराबर है, यानी इन दोनों की अगर आप तुलना करो समीकरण 1 और 2 की, तो दोनों के दाहिने पक्षों को आप बराबर कर सकते हो। तो 3/2 R1 ये हमारा बराबर हो जाएगा 2/3 R1 प्लस 10। सरल कर लेंगे इसको, सरल करने पर कैसे आएगा, अभी जैसे 2/3 इधर है, मान लो 3/2 से गुणा कर दिए, या इस 2/3 को इधर लेके चले आए, तो 3/2 से गुणा हुआ तो हो गया 9/4। हम ऐसे बताते चल रहे हैं, आप ध्यान से सुनना, बाकी इतना तो हल ही कर सकते हैं 12th में पहुंचने के बाद। तो 3/2 इधर आ जाए, यहाँ 2/3 है, 3/2 से समझो दोनों तरफ गुणा कर दिए, तो ये हो गया 9/4, और यहाँ 3/2 से गुणा किए तो इतना तो 1 हो गया ब्रैकेट के बाहर वाला, यानी 9/4 R1 बराबर R1 प्लस 10। ठीक, लिख सकते हैं। अब R1 आप इधर लेके जाओ, तो 9/4 R1 में से R1 घटेगा तो 5/4 R1 बचेगा। ओ किसके बराबर होगा, 10 के, यानी 5/4 R1 बराबर 10। 5 R1 बराबर 4 उधर चला जाएगा 40, R1 बराबर 8 ओम। ठीक, वो मिल गया। अब R1 का मान लो 8 ओम हमने यहाँ रख दिया, तो 8 गुणा 3/2 24/2, यानी R2 का मान 12 ओम। तो प्रश्न में जो कुछ दिया हुआ था उसके हिसाब से हमारा ये R1 का मान 8 ओम होगा और R2 का मान 12 ओम होगा। एक प्रश्न और इसी से मिलता जुलता ही है, NCERT में है, उसको हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, NCERT का है, किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक यस, जो यहाँ चित्र में बना है, 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु जो डी पर मिल रहा है, सिरे ए से इस वाले सिरे से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। कैपिटल आर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, एक तो हमें ये पता है कि चित्र के हिसाब से आर यहाँ लगा है, यस यहाँ लगा है। हम लोग जो परंपरागत रूप से दिखाते हैं कि प्रतिरोध बाक्स आर इधर और अज्ञात प्रतिरोध यस इधर, वो लोग उसी तरह से इसको छोड़ देते हैं। इधर की लंबाई हमारी पी हो जाएगी, इधर की लंबाई का प्रतिरोध हमारा क्यू हो जाएगा, यानी ये हमारा यल हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 माइनस यल। जब हम सूत्र प्रयोग करेंगे ये यस बराबर आर गुणे 100 माइनस यल बटे यल, तब तो एक तो ये पूछा गया था प्रश्न के पहले भाग में कि आर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्लस साथ में ये और पूछा गया था जो हमने नहीं लिखा है कि हीट स्टोन सेतु या मीटर सेतु के प्रयोगों में ये जो पत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं मोटी क्यों रखी जाती हैं और तांबे की क्यों बनाई जाती हैं। ठीक है,
तो उसके उत्तर को हम लोग पहले सुन लेते हैं, फिर हल वाले पे आएंगे। जो प्लस करके लिखा है कि मीटर सेतु के प्रयोग में या व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में प्रतिरोधकों को जोड़ने वाली जो पत्तियां होती हैं, यानी ये पत्ती या ये पत्ती, ये तांबे की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि तांबा अच्छा चालक है, उसका प्रतिरोध कम होता है। और मोटाई इसलिए ली जाती है क्योंकि अगर मोटी पट्टियाँ होंगी तो प्रतिरोध कम होगा, जितनी ही पतली होंगी उतना प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो प्रतिरोध कम रखने के लिए हम इन पत्तियों को तांबे का और मोटा बनाते हैं ताकि उनका प्रतिरोध, हम जिन प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं उनके प्रतिरोध में जुड़ करके प्रभावी रूप से प्रभावित न करें उनको। ठीक, तो ये तो इस भाग का उत्तर, जो प्रश्न हमने लिखा नहीं था, नहीं तो फिर आधा बोर्ड तो उसी में भर जाता। फिर तो पहले में मुख्य रूप से आर का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे हम लोग। फिर दूसरे भाग में पूछा गया था कि अगर आर और यस को अंतर बदल कर दिया जाए, यानी आपस में बदल दिया जाए, अब यस इधर लग जाए और आर इधर लग जाए, तो फिर जो ये सेतु है इसमें जो संतुलन का बिंदु डी मिला है अब वो कहाँ प्राप्त होगा। तीसरा ये पूछा गया था कि जब सेतु संतुलन की अवस्था में है तो सेल और गैल्वेनोमीटर को अगर अंतर बदल कर दिया जाए, यानी आपस में बदल दो, सेल जो लगी है ए और सी के बीच में अब लगा दो, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दो और वहाँ लगा दो सेल बी और डी के बीच में, तो तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर की जगह सेल और सेल की जगह गैल्वेनोमीटर अगर आप लगा दो तो सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का क्या होगा, कुछ बहेगी भी कि अभी तक नहीं बह रही थी तो आगे भी नहीं बहेगी। अब प्रश्न में हमको जो कुछ दिया है, प्रतिरोधक यस का मान 12.5 ओम मालूम है, अविक्षेप बिंदु से ए वाले सिरे से अविक्षेप बिंदु तक की लंबाई कि कभी हम जब इसको L1 तो इसको L2 कहते हैं, अदरवाइज इसको L तो इसको 100 - L कहते हैं। एक ही तरीके से देखते हैं तो इसको L देखते हैं। तो L हमारा कितना है, 39.5 सेंटीमीटर दिया है। तो 100 - L यानी D से C तक की दूरी कितनी होगी, 100 में से 39.5 घटा दिए तो 60.5 सेंटीमीटर, 100 - L हो गया। हमें निकालना है R, यस पता है, L पता है, 100 - L पता है। इस सूत्र में हम मान सबके रख देते हैं, सरल कर लेते हैं और R का मान हमें 8.2 ओम प्राप्त हुआ। ये पहला उत्तर। फिर दूसरे में क्या पूछा गया था, यदि R और यस को अंतर बदल कर दें, R और यस को जब आपस में हम बदल दें तब क्या होगा। जब R और यस बदल दिए तो समझ लो L और 100 - L बदल गए, है ना। तो अब हमारा संतुलन कहाँ प्राप्त होगा उन्हीं परिस्थितियों में। अब जो 100 - L था यानी 60.5 सेंटीमीटर, अब वो L हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए क्यों ऐसा कह सकते हैं, जैसे हमने कहा था ना ये P/Q बराबर R/S। अब यहाँ अगर आप कह लो कि हम R और S की स्थिति बदल दिए हैं तो S/R बराबर Q/P, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कहने में, है ना। अभी भी वही रिश्ता है, यहाँ PS बराबर QR, यहाँ भी PS बराबर QR। तो जब आप R और S को अंतर बदल कर दिए हो तो P और Q भी अंतर बदल हो जाएंगे, यानी अब इधर वाला 100 - L हमारा इधर पहुंच जाएगा 60.5 और 39.5 इधर बचेगा। ठीक, तो ये दूसरे वाले भाग के लिए हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तीसरे भाग में क्या है, जब सेतु संतुलन की अवस्था में है तो उस समय गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं बहेगी। ध्यान दो, व्हीटस्टोन सेतु में हम लोगों ने क्या कहा था कि सेतु की संतुलन की अवस्था में अगर किसी एक विकर्ण के मध्य सेल लगी हो और दूसरे विकर्ण के मध्य गैल्वेनोमीटर लगा हो तो गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि ए और सी के बीच में ही सेल लगाना है, ठीक है। तो हम बी और डी के बीच में भी एक विकर्ण में सेल लगा दें तो दूसरे विकर्ण से कोई धारा नहीं बहेगी जब P/Q बराबर R/S। तो इसका मतलब सेतु के संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल करने पर भी गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। गैल्वेनोमीटर अभी भी अविक्षेप की स्थिति ही दर्शाएगा। तो ठीक है, आज के लिए अभी केवल इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।